अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के पड़ोस बांग्लादेश में एक बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और वहाँ चल रहे भारी प्रोटेस्ट और हिंसा के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल खबर यह है कि उन्होंने भारत में इस वक्त वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने शरण मांगी है या नहीं अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन शेख हसीना के 15 साल के करियर का बहुत बुरा अंत आज देखने को मिला है। राजनीतिक अस्थिरताओं के दौर में भारत के पड़ोसी देशों में इस प्रकार का घटनाक्रम भारत के हितों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो कोई अनपेक्षित नहीं था, बल्कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हंगामे चल रहे थे उससे ये प्रतीत हो रहा था कि एक शहर से शुरू हुआ और एक मुद्दे को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। बहनों भाइयों, बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट्स यूनियन का प्रदर्शन था ये महज कुछ मुद्दों पर आधारित था, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था कोटा रिफॉर्म बिल का विरोध। वहाँ की सरकार ने, यानी अवामी लीग पार्टी जिसकी शेख हसीना प्रमुख रही हैं, उन्होंने कोटा में कोटा सिस्टम लागू कर दिया आरक्षण के भीतर, जिसमें कई सब कोटा निर्धारित कर दिए। 41% अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के दर वाले मुल्क में कोटा विदिन कोटा कर देने से स्टूडेंट्स यूनियन बहुत नाराज़ हो गई और लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। हालांकि बांग्लादेश में ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए गए हैं कि वहाँ पर कोई भी विपक्षी दल शेख हसीना की पार्टी के सामने खड़े होने की औकात ही नहीं रखता था। वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP जिसको कहते हैं, वो लगभग खत्म हो चुकी थी और उनकी सबसे बड़ी लीडर करप्शन के मामले में शेख हसीना ने उन्हें जेल की सज़ा करा दी थी। तो ये लड़ाई जनता लड़ रही थी, ये लड़ाई स्टूडेंट्स लड़ रहे थे। सरकार की तानाशाही, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमताओं ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया था। ये सिर्फ एक मुद्दे का चला आंदोलन नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर जो ये दबाए जाने से असंतोष था ये फूट पड़ा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 में भी फर्स्ट कोटा प्रोटेस्ट जब हुआ था, पहली बार जब कोटा का बिल लाया गया था, कोटा विदिन कोटा का, तब भी बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। कुछ शर्तों के साथ शेख हसीना झुकी थी, लेकिन 2018 में जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, जितने भी आंदोलनकारी थे सबको ढूंढ ढूंढ कर कुचल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। इस बार भी उसी तरह का डर था कि अगर बिना किसी नतीजे के ये प्रदर्शन समाप्त हुआ तो इस बार शेख हसीना किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो हाल उन्होंने विपक्ष का किया था वही हाल प्रदर्शनकारियों का करेंगी। बस इसी बात से पूरे देश भर में जितने भी नागरिक हैं या स्टूडेंट्स थे वो सब सड़कों पर आ गए और ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन, हिंसा लगातार होती रही और पूरे ढाका को लाखों लोगों ने घेर लिया। बहनों भाइयों, ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट 1971 में दिखा था या फिर 2024 में दिखाई दिया है। और शेख हसीना अभी से नहीं, 2008 का चुनाव जो उन्होंने जीता, उसके बाद लगातार 3 चुनाव जीतती रहीं और 2024 यानी आज की डेट तक वो प्राइम मिनिस्टर रहीं, 2009 से अब तक। बहनों भाइयों, इन 3 कार्यकाल में शेख हसीना ने ये इंश्योर किया कि बांग्लादेश से अपोजिशन को वो समाप्त कर दें और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। अपोजिशन के लीडर या तो ख़त्म हो गए या उन्हें जेल में डाल दिया गया या किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ हादसे पेश आए या उनकी सबसे बड़ी लीडर इस वक्त जेल काट रही हैं। तकरीबन 2 कार्यकाल मिला लें तो 20 साल का कार्यकाल शेख हसीना का रहा है। शेख हसीना और उनके परिवार भारत का करीबी मित्र है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। उनकी पार्टी और उनका जो काम करने का तरीका रहा वो भारत के मित्र रहे। भारत में चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन बांग्लादेश में हमारे बहुत हित, बहुत इंटरेस्ट सुरक्षित हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बंगाल की सीमा पर तमाम जगह बहुत अलर्ट है। दरअसल ये एक ही तो हिस्सा था, बंटवारे से अलग हुआ, लेकिन है तो सब अपने ही लोग। एक पार्ट जरूर उधर चला गया जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, फिर उसे आज़ाद कराकर मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने बांग्लादेश एक नए देश का सृजन किया। हैं सब उसी बंगाली लोग ही। और जिस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, दुनिया के इतिहास में
ऐसे मैसिव प्रोटेस्ट किसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ करना बहुत कलेजे की बात होती है, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने कर दिखाया। जिस तरह के डेटा वहाँ से प्रस्तुत किए जाते थे, जैसा रोजी पिक्चर पेंट की जाती थी कि बांग्लादेश विकास की तरफ बढ़ रहा है, बांग्लादेश में बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, डेटा मैनिपुलेशन था। अब सब पोल पट्टी खुली है। हालात ऐसे हैं वहाँ के खजाने के कि इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसे तक की कमी है। ये सारा मैनिपुलेशन झेलते झेलते और जिस तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई शेख हसीना कर रही थी अपने विरोधियों के खिलाफ, उससे लोगों ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। नतीजा क्या हुआ? एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, अपमानपूर्ण तरीके से बेइज्जत होकर वहाँ की गलियों से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा उन्हें, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक तरह से उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला गया। और अब वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं। आगे उनका क्या भविष्य होगा ये नहीं पता, लेकिन शेख हसीना का राजनीतिक करियर अंत हो गया है, ये बात तय है। व्हाट नेक्स्ट? बांग्लादेश में क्या होगा? भारत के बहुत हित वहाँ पर सुरक्षित हैं। वहाँ पर कोई अपोजिशन ऐसा है नहीं जो इस वक्त सरकार की कमांड अपने हाथ में ले सके। अपोजिशन ऑलमोस्ट वहाँ डेड है, ख़त्म है। लास्ट टाइम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने लास्ट इलेक्शन का बायकॉट किया था, चुनाव तक नहीं लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ एक ही पार्टी, एक ही रूल था। तो अब क्या होगा? अब इस बात की संभावना है कि सेना वहाँ पर काबिज हो जाए सत्ता में और फिर कोई चुनाव कराए जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ कोई नहीं है। बांग्लादेश में चरम अराजकता है और भारत को भी अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। आज वहाँ के प्रधानमंत्री आवास को जिस तरह से वेंडलाइज किया गया, आपने देखा होगा जब हामिद करजई भागे थे काबुल से, तब का दृश्य याद होगा। कोलंबो का दृश्य आपको याद होगा जब वहाँ के राष्ट्रपति भागे थे। और अब आकर देखिए कि जो कुछ भी ढाका के भीतर हुआ। बहनों भाइयों, ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री है। आज की डिबेट करेंगे हम, और बहुत विशेषज्ञ पैनल पर मैंने आज विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है और इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय सिंह मौजूद हैं, जेपी पांडे कांग्रेस पार्टी के हैं, जाने माने राजनीतिक विचारक हैं, उत्कर्ष सिन्हा जी जाने माने पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और पीके सहगल साहब को हमने खास तौर पर आमंत्रित किया हुआ है। भारत के रक्षा और राजनीतिक मामलों के कूटनीतिज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। संतपाल राघव जी मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो भारत के मिलिट्री हितों के बारे में हमें बताएंगे। डॉक्टर अनूप पटेल इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पीके सहगल साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, और पहला मेरा सवाल है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे हमारे हित कितने प्रभावित हो रहे हैं, और भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या हमें शेख हसीना को राजनीतिक शरण देनी चाहिए, अथवा हमें इस मामले से श्रीलंका वाले मामले की तरह दूर रहना चाहिए? आपके सवाल में, एक सवाल में अनेकों सवाल हैं, और ये सारे के सारे सवाल जो है बहुत अहम है, और पूरा देश आज इसके बारे में जवाब देना चाहता है। पहली बारी जो बांग्लादेश में हुआ है, इससे हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। हमारे अगर नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी है, जो आज कंप्लीट इंस्टेबिलिटी और कुछ हद तक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ गई है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा साधन जो रेवेन्यू का था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 1 महीने से हर प्रकार से ठप है। इसका असर जो है बिम्स्टेक के ऊपर पड़ेगा, हमारी कनेक्टिविटी रेल और रोड कनेक्टिविटी के ऊपर पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ेगा। हमारा बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, बहुत सारी स्टेट्स के कंटिग्यूअस बॉर्डर्स हैं, उसमें से तस्करी बढ़ेगी, दैट इज़ ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, असला और वेपन्स आएंगे, और बहुत बड़े पैमाने पे फेक करेंसी आएगी। और सबसे बड़ा खतरा है डेमोग्राफिक चेंज, एक किस्म का डेमोग्राफिक इन्वेजन का। अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी स्टेट्स में काफ़ी से ज़्यादा बांग्लादेशी ऑलरेडी हैं, और आने वाले समय में अगले 5-10-15 साल के बाद में हर चीफ मिनिस्टर वहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बांग्लादेशी होगा। सर, आप क्या मानते हैं कि भारत को आवश्यकता है शेख हसीना को शरण देनी चाहिए, अथवा इस मामले में दूर रहना चाहिए? ये उनका घरेलू मामला है।
देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान उनके साथ बिल्कुल उसी माफिक कार्रवाई करेगा जैसे हमने दलाई लामा जी के साथ किया है। दलाई लामा जी इज एन ऑनरेबल गेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसी माफिक शेख हसीना इज़ वेलकम टू स्टे इन इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे कहेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो बांग्लादेश जो है वहाँ का अवाम कहेगा वो हिंदुस्तान के माध्यम से दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा। आज उनकी मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे अजीत डबल के साथ में हुई है। क्या बातचीत हुई है इसके बारे में तभी हमको नहीं पता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार साफ तौर पे उनको कहेगी यू आर वेलकम टू स्टे इन इंडिया एज लॉन्ग एज यू वांट। हम हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखेंगे, हर प्रकार की सहूलतें देंगे, लेकिन आप पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है किसी प्रकार से नहीं करेंगे। आपकी सत्ता खत्म हो चुकी है एंड दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ऑलराइट सर, कैन बी नो टू वेज अबाउट इट। वो ऑलराइट वापस सर, सत्ता में नहीं आ जी। सकते। मेरे साथ संतपाल राघव जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने डिफेंस मामले के एक्सपर्ट हैं। राघव जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय सेना के लिए, हमारी पैरामिलिट्री के लिए और स्पेशली चूंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ खुद तैनात हैं, इस वक्त भारत को किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि भारत जितने भी आसपास के देश हैं या तो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं या फिर चाइना जैसी तानाशाह मुल्क से जुड़ा हुआ है, तो हमारे आसपास बड़ी अस्थिरता का दौर है। मिलिट्री मामलों में हमें किस तरह की सावधानी की जरूरत है? जी, सर्वप्रथम ये बड़ा बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश है, जिसको कि इंडिया ने बनाया, अपने लोग अपना जो है बलिदान देके, हमारे सैनिकों ने बलिदान देके वहां पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने क्वेश्चन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन साहब ने भी जैसे बताया कि आज वहां की जो डेमोग्राफी है हमारी नॉर्थ ईस्ट की, बांग्लादेश से हमारे काफी लोग वहां से पलायन हो गए हैं। अभी स्थिति जो है पिछले दशक में जब से फेंसिंग हुई है काबू में है। लेकिन जो आपने अभी प्रश्न किया है, हमारे डीजी बीएसएफ वहां पे गए हैं बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे। वहां पे सेनाएं अलर्ट है, बीएसएफ बॉर्डर के फेंसिंग पे है, वहां उसको बहुत अलर्ट कर दिया है और सेना को भी अलर्ट कर दिया है। आपको बताएं कि हमारा सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ है। हम जो सीमाएं जो हैं हमारे बॉर्डर की, सबसे ज्यादा सबसे लंबी सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ है। और मैं आपको चैनल से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी बीएसएफ और हमारी आर्मी बिल्कुल मुस्तैद है। सर, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि भारत एक त्रिकोणीय मिलिट्री प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। आप चाइना बॉर्डर देख लें, पाकिस्तान बॉर्डर पे प्रतिदिन आए दिन जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हो रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारे लिए अब एक प्रॉब्लमैटिक जोन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन भारत के समक्ष विद्यमान है। मुझे लगता है कि इस पर जरूर भारत सरकार का ध्यान होगा। जी, 71 को मैं आप ले जाता हूं पीछे, जो मिसेस गांधी ने, जो शाम मानेकशॉ थे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ये रखा था उनके सामने कि बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वो बहुत ही संख्या में आ रहे हैं और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में हैं वहां के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो मुझे टेलीग्राम दे रहे हैं और इतना टेलीग्राम दे रहे हैं कि स्थिति वहां पे बहुत ही गंभीर है, तो आप इस पे एक्शन लें। तो वो आज स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो बॉर्डर था वो पोरस, यानी कि कोई फेंसिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी जी। लेकिन आज फेंसिंग है और जो संसाधन है जो बीएसएफ के आपको पास, क्या लगता है कि अगर बॉर्डर पर कंट्रोल कोई सिचुएशन क्रिएट होती है माइग्रेंट्स की, तो क्या भारतीय सेना को इंटरवीन करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच, या फिर बिल्कुल इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए? जी देखिए, जहां तक इलीगल माइग्रेंट है जो वहां से पलायन कर रहे हैं उसको तो हमें रोकना चाहिए। कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारी पैरामिलिट्री बीएसएफ और जो सेकंड टियर में जो आर्मी है
वो सक्षम है, वो कोई पलायन के किसी भी बंदे को अलाउड नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने इंटरवीन करने के लिए बोला है, चंद साहब ने पहले भी कवर किया है कि हमारी जो पॉलिसी है, हम किसी की राजनीतिक गतिविधियों में कभी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करते, बट एज ए ह्यूमन राइट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, मानव अधिकारों को रिस्पेक्ट करते हैं जी। एक अगर हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे आ गया है, उसको सुरक्षा देना ये हमारा धर्म भी बनता है और ये हमारी बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनूप पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं। बहुत शुक्रिया पटेल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि एक बहुत ही मजबूत, एक तानाशाह, एक ताकतवर सरकार चला रही थी शेख हसीना, और उन्हें 15 साल की अपनी सत्ता को अचानक गंवाना पड़ा। ऐसे क्या हालात बांग्लादेश में उत्पन्न हो गए, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सवाल नंबर 3, इसका वैश्विक राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के रेफरेंस में इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो। अनूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, डॉक्टर अनूप पटेल तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैं इस कार्यक्रम को मैं उनको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। उत्कर्ष सिन्हा जी, यही सवाल आपसे भी है और मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्या हो गया शेख हसीना की गवर्नमेंट से कि ऐसे हालात का सामना उन्हें करना पड़ा कि अपना देश छोड़कर एक पीएम को भागना पड़ा। देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो बहुत साफ है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसकी चिंगारी काफ़ी दिन से बांग्लादेश में के भीतर चल रही थी, और ख़ास तौर पे पिछला आम चुनाव जब हुआ था उस समय से ही एक अनरेस्ट बनना शुरू हो चुका था हसीना के तौर तरीकों को लेके। और बड़ा देखिए एक पैराडॉक्स है कि शेख हसीना एक डेमोक्रेटिक आंदोलन के परिवार से निकली हुई महिला, जो कि एक डिक्टेटर में कमोबेश एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के भीतर एक डिक्टेटर में कन्वर्ट होती जा रही थी। ये सच्चाई है। दूसरा इत्तेफाक देखिए कि आज से ठीक लगभग 50 साल पहले शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। जब उनके पिता उनकी हत्या हुई तो हसीना और उनकी बहन रयाना सिर्फ इसलिए बच गए थे क्योंकि वो जर्मनी में थे उस वक्त, और तब वो भारत आए और 6 साल तक अंडर कवर रखा गया उनको। प्रणब मुखर्जी जी उनके जो हमारे राष्ट्रपति रहे वो उनके गार्जियन बने थे और अंडर कवर रहे, फिर वो गई वापस बांग्लादेश। वही मुजीबुर रहमान साहब जिन्होंने बांग्लादेश के जिनको पिता कहा जाता है, आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और तब भी बड़ा अफसोस हुआ, तब हसीना को भागना पड़ा। तो ये एक बड़ा दृश्य है 50 साल के परिवर्तन का। एक बात तो ये हो गई। किया क्या ऐसा उन्होंने कि उनके खिलाफ देखिए देश खड़ा हो गया? बांग्लादेश शेख हसीना की समस्याएं जो थी वो कुछ मामलों में बहुत गंभीर हो गई थी। एक तो वो स्थानीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने का काम किया, बहुत नॉन डेमोक्रेटिक था। ये सही बात है कि बांग्लादेश की हिस्ट्री अगर आप देखें तो 76 के बाद से और 90 तक वहाँ पे आर्मी रूल रहा। पहले जियाउर रहमान रहे, उसके बाद इरशाद आए, उसके बाद डेमोक्रेसी बहाल हुई। तो 90 से लेके अब तक डेमोक्रेसी चल रही थी। लेकिन जो तौर तरीके थे शेख हसीना के, एक जिसको कहते हैं ना कि कवर था कि बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पॉलिटिकल हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लिबरल हैं, हाँ, लेकिन भीतर भीतर कहीं ना कहीं अवामी लीग उनकी जो पार्टी थी वो एक ऐसा सिस्टम बना चुकी थी बांग्लादेश में जिसमें कि एक मोनोपोली बनी रहे, और उसको लेके अंदर अंदर सुलगाव तो था। अब ट्रिगर पॉइंट हो गया जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के जो लोग बचे हुए हैं उनके रिश्तेदारों को के बच्चों को भी 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। देखिए बांग्लादेश में ऑलरेडी 56% रिजर्वेशन है, अब उसमें भी आप 30% एक तरफ अपने पार्टी के लोगों के लिए आप ले आते हैं, सिर्फ इस नाम पर कि स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हुए, तो वो कुछ ज्यादा महिलाओं को भी कुछ दे रहे थे 5-10%। नहीं, वहां पर देखिए रिजर्वेशन का फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा है। वहां माइनॉरिटीज के लिए भी 5% रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए भी सब कुछ है। लेकिन ये जो एक साथ बल्क अपनी पार्टी को बेनिफिट करने के लिए जब दिया उन्होंने, तो स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ गया। लेकिन ये गुस्सा जब मिक्स हुआ पुराने उस
चिंगारी के साथ तब यह आग लगी। याद कीजिए जब ये आंदोलन 1-1.5 महीने पहले हुआ था शुरू, तो उस वक्त हसीना चीन में थी, चीन के दौरे पे थी, वहां से दौरा छोड़ के वो आई आ गई थी और उसके बाद सेटल किया उन्होंने। लेकिन फिर 2-3 दिन पहले जब आंदोलन शुरू हुए तो आवामी लीग के सिंपैथाइजर्स ने एक नया नोशन वहां देना शुरू किया। उनका ये कहना था कि साहब ये एक्सटर्नल फोर्सेस करा रही हैं, जो हर इस तरह की सरकार कहती है, बहाना करती है, विदेशी ताकतें आ गई हैं और देश तोड़ रही हैं। लेकिन लोग इतना, मैं अभी आने के पहले जब 3 बजे ये करीब 2:30 बजे सूचना आई, उसके बाद मैं बांग्लादेश में कुछ पत्रकार साथियों के साथ बात कर रहा था, मुझे जान के ये आश्चर्य हुआ कि मैंने 7 लोगों से बात की और 7 में से कोई एक सिंगल आदमी नहीं था जो हसीना के पक्ष में कोई तर्क देने के लिए तैयार हो। तो एक बात, तो एक सवाल ये खड़ा हो गया। दूसरा, भारत की सीमाओं को लेकर चिंता है हमारी और निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश सटे हुए हैं। म्यांमार से ऑलरेडी डिस्टर्बेंस की खबरें हैं और वहाँ से हमने देखा कि मणिपुर और मिजोरम में किस तरह से म्यांमार से लोग घुसे। अब अगर बांग्लादेश से भी इस तरह से लोग घुसने लगेंगे तो भारत के लिए एक लंबा, एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन आखिरी बात जो मैं कह के ख़त्म करूंगा इस फेज को, वो ये कि बांग्लादेश की सिचुएशन फिलहाल सिविल वॉर की नहीं है और ये एक हमारे लिए कंट्रोल में आश्वासकारी मामला है। कौन सत्ता में आएगा? अपोजिशन तो है नहीं वहां पे। नहीं, वहां अपोजिशन नहीं है, इसलिए वहां और एक अच्छी बात ये भी है कि जो इस वक्त सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने डायरेक्ट टेक ओवर नहीं किया है। उन्होंने 2 अच्छे जेस्चर दिखाए हैं जिससे हमको उम्मीद बनती है। पहला तो उन्होंने निगोशिएट किया, हसीना को सेफ पैसेज दिया, कहा कि 45 मिनट में रिजाइन कीजिए और आपको हम आर्मी के हेलीकॉप्टर, आर्मी के जिस जहाज से वो आई हैं वो आर्मी का है, बांग्लादेश आर्मी का जहाज है, तो एक सेफ पैसेज दे दिया। दूसरी बात, उन्होंने विपक्ष के जो लोग भी हैं या सिविल सोसाइटी के बड़े पैमाने पे उन लोगों के साथ वो लगातार बात करते हुए ये कह रहे हैं कि हम एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें आर्मी ऑब्जर्व तो करेगी लेकिन ये एक सोशल गवर्नमेंट होगी। हाँ, तो ठीक बात है। अनूप पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ओके, अनूप जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जेपी पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पांडे जी, स्वागत आपका। और आप क्या विचार रखते हैं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ उसके कारण क्या हैं? आपकी पार्टी का भी बड़ा डीप रूटेड कनेक्ट मैंने पिछले दिनों भी देखा, जब शेख हसीना भारत आई थी तो गांधी फैमिली ने बड़ा उनका वार्म वेलकम किया था। तो पूरी इस घटनाक्रम को आप लोग किस तरह से लेते हैं और किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी का, चूँकि ये तो राष्ट्रहित का मसला है, तो बांग्लादेश का जब जन्म हुआ था स्वाभाविक रूप से भारत ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संयोग से उस समय हमारा दल सत्ता में था, इंदिरा जी थी, तो वो तो अलग है। लेकिन जहाँ तक ये है कि आप कह रहे थे कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि बांग्लादेश में ये कैसे हुआ। दुनिया में जब भी कोई चाहे निर्वाचित निरंकुश हो जाए या वो सेना के जरिए आए, निरंकुशता का तो इलाज ही यही होता। इसलिए फिलिप ब्रेडले बड़ा अच्छा कहते थे कि तानाशाही के खिलाफ जो क्रांतियाँ या विद्रोह होते हैं वो वैसे ही उगते हैं जैसे बबूल का पेड़। चूँकि आपने डेमोक्रेटिक सारे दरवाजे तो बंद कर रखे हैं, न वहाँ मीडिया है न प्रतिपक्ष है। आंदोलनकारियों के बारे में वो बांग्लादेश, यही बांग्लादेशी मीडिया में देखता था उनके ट्वीट्स वगैरह जी, बड़ी रोजी पिक्चर पेंट करते थे कि जैसे साउथ एशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री हो, और लोग बातें ऐसे करते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, बांग्लादेश तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और वो गुब्बारा था, वो प्रोपेगेंडा तैयार किया था। वो तो हर जो निरंकुशता की ओर कदम बढ़ाता उसका वो अनिवार्य हिस्सा होता, गोलबोब का उत्तराधिकारी होता। तो वो जो है विज्ञापन वाला काम तो करते हैं, उसके जरिए निश्चित रूप से इनकी छवि बनाई जा रही थी। लेकिन इनकी हिकारत देखिए, जो अभी कह रहे थे सिन्हा साहब कि ये डेमोक्रेटिक मतलब आंदोलन से उपजी थी, इनके परिवार के लोग शहीद हो गए थे, तो लेकिन इनकी हिकारत कितनी है कि ये आंदोलन कर रही छात्रों को कह रहे हैं कि ये रजाकार है, उनका शब्द है। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हमारे यहाँ प्रधान सेवक कभी कभी आंदोलन जीवी तमाम ऐसे शब्द देते रहते हैं, अर्बन नक्सल वगैरह। तो ये निश्चित रूप से आज आपने वहाँ के प्रधानमंत्री आवास की वीडियो देखे हैं ना? जी जी, निश्चित देखे होंगे, हम सब ने देखे। हैरान करने वाला है। लोगों ने प्रधानमंत्री का बेडरूम मैंने देखा, किस तरह से लोग लूटा और नाराजगी जताई, सामान में तोड़फोड़ की। ये तब होता है ना जब एक्सट्रीम एंगर होता है।
एक्सट्रीम एंगर में इस तरह की, ये आप देखिए, चाहे आप श्रीलंका वाला, हाँ जी जी, या हामिद करजई वाला देख लो। अरे आप वहाँ देख लीजिए, सद्दाम हुसैन जब हटे थे, स्टालिन हटे थे, सबकी मूर्तियाँ तोड़ी गई। तो स्वाभाविक रूप से ये तो था। हाँ, जहाँ तक भारत का एंगल है, हमें बड़ा दुख है कि इस समय विदेश मंत्री बड़े प्रैक्टिकल माने जाते हैं, क्योंकि वो तो ये भी कहते हैं कि चीन हमसे 6 गुना बड़ा, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं, बड़े एक्सपर्ट हैं। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो फेलियर है, चूँकि आप क्या मानते हैं, आपकी ये आपका विचार क्या है कि हमें राजनीतिक शरण शेख हसीना को देनी चाहिए, या फिर उनको अब आगे के लिए रवाना कर देना चाहिए और हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए? देखिए, किस विचार के हैं एक चीज़ जान लीजिए, जैसा आपके तमाम मित्रों और आपके कहिए कि शुरुआती उससे स्पष्ट था उद्बोधन से, कि विरोध उनका पूरी जनता आवाम खड़ी है उनके खिलाफ। तो हमारा संबंध बांग्लादेश से है, बांग्लादेश की जनता से है। अगर कोई बांग्लादेश की वर्तमान की जो जनता है वो उनको मान रही है कि वो बांग्लादेश के लिए खतरा है, राष्ट्रहित के लिए, डेमोक्रेसी आप के ये लिए। बात नहीं भूल सकते हैं कि उनके फादर और शेख हसीना 20 सालों तक बांग्लादेश में राज किए हैं। उनके फादर तो शहीद हो गए और उन्होंने 20 साल रूल किया है, और भारत की बहुत अच्छी दोस्त हैं शेख हसीना। वो कैसा वहाँ रूल करती हैं, और लेकिन वो भारत का इंटरेस्ट जो था वो प्रोटेक्टेड था उनके रिजीम में। अब वहाँ के लोगों का क्या विचार है वी डोंट नो, या दिख भी रहा है। तो क्या हम इस मुसीबत में पड़े अपने दोस्त का साथ देंगे, या फिर हम जो कुछ भी वहाँ इशू चल रहा है उसके हिसाब से एक्ट करेंगे? आप क्या मानते हो? ये बड़ा संवेदनशील मसला है, और ये आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रहित, स्पेशली जो हमारे सूबे पूर्वोत्तर के या बंगाल के टच हैं, तो जो दहशतगर्द है, यहाँ जो आंदोलनकारी लोग हैं, हिंसक आंदोलन में संलिप्त लोग हैं, वो शरण वहाँ इनके दौर में नहीं पाते रहे और भारत के राष्ट्रहित के साथ खड़ी रहे। लेकिन सवाल ये है कि हमें वो गलती कतई नहीं करनी चाहिए कि प्रतीक रूप से हम दलाई लामा को शरण दे दिए, तैयारी किए नहीं, तो एक बहाना मिल गया। और निश्चित रूप से बांग्लादेश में इस समय हाँ, पर भारत हमको विरोधी लोग अपने हैं। दोस्त का साथ यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। कभी हालात बदलेंगे तो फिर ये चीज़ें भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगी। तो बहुत समझदारी की ज़रूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं संजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यानी इस देश की रूलिंग पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी, इस कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक इशू की डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वैसे कम हौसला लोग दिखाते हैं कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट में रहें, बट आपने दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और आप क्या नज़रिया रखते हैं ये जो कुछ भी क्राइसिस बांग्लादेश में चल रही है। देखिए, अब आप हमें 2-3 मिनट का समय देंगे? हाँ, प्लीज, थोड़ा सा जी। देखिए, इस समय भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ एक आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत का जो पूर्व में एक पार्ट रहा पाकिस्तान और एक पार्ट रहा है बांग्लादेश, ये जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। पाकिस्तान का रोल जब तक यूएसएसआर था, अफगानिस्तान था, तब तक अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जब चाइना आगे बढ़ा, जब यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ और रूस बना, उसके बाद जब चाइना आगे बढ़ने लगा तो अमेरिका के सेंटर स्टेज में अब चाइना है। अब चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को जगह चाहिए। तो आप मणिपुर, मिजोरम, इधर स्टेट्स में कुछ देख रहे हैं, या वो बांग्लादेश में कुछ अपना सेंट मार्टिन जो द्वीप था, आइलैंड शायद, उसको मांगने की बात कर रहे थे। तो वो चाइना को कंटेन करने की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें। तो भारत का दोनों हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से। अब दूसरी बात, अब जो बांग्लादेश के अंदर का इशू है, ठीक है, वो इंटरनल इशू है और शेख हसीना जी भारत आई हैं। ऐसी सिंपैथी रखते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। 75 में इंदिरा जी ने उनको शरण दी थी। भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ रहा है मानवीय आधार पर, लेकिन वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 5 जून को जो रिजर्वेशन को लेके मामला हाई कोर्ट का आया, उसके बाद वहाँ अनरेस्ट शुरू हुआ। ये जरूर है कि शेख हसीना जी ने वहाँ की जो बीएनपी है, जो खालिदा जिया की पार्टी, उनको खालिदा जिया जी को करप्शन के चार्जेस में वो जेल में हैं। तो बीएनपी ठंडे बस्ते में चली गई। वहाँ जो सबसे एक अदृश्य पावर है जो मेजर रोल प्ले करती है, वो जमाते इस्लामी है। जमाते इस्लामी, अभी पांडे जी रजाकार की बात कर रहे थे, जो शेख हसीना जी ने कहा भाई आप रजाकार हैं,
और एक और अर्बन नक्सल से प्रधानमंत्री जी पे इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की। हमें लगता है कि इस पे ना जाए, हाँ, अभी उस पे अपन हम लोग नहीं बंद जाएंगे, करें। उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन रजाकारों का जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पावर है इस्लाम की दृष्टि से। उनके शॉपिंग मॉल हैं, सब बड़े बड़े हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। और ये आप आंदोलन क्या इस हक में हैं कि जी। शेख हसीना को हमें भारत में शरण देनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब ये तो बहुत वैसा इशू है, इस पे हम नहीं बोल सकते हैं। अब हमारे एनएसए उनसे मिलने गए हैं और जो हमारा, पर मैं इस बारे में बड़ी बोल्ड ओपिनियन रखता हूँ। जी जी, वो भारत की एक महान मित्र हैं। बिल्कुल। उनके कंट्री में क्या हुआ, कैसे उन्होंने सरकार चलाई, हम इस मामले में कोई कमेंट इसलिए नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। जब वो तक एक देश शेख का मामला है, जी, एक संप्रभु राष्ट्र है वो, बिल्कुल। ओके? जब तक, लेकिन वो भारत की चूंकि दोस्त हैं, तो मुझे ऐसा नहीं, लगता है शेख कि हसीना जी हमें के उन्हें रहते शरण देनी हुए चाहिए। एक बात हम कहना चाहेंगे, पॉलिटिकल आइसलम देने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। शेख हसीना जी जब तक पीएम रही बांग्लादेश की, तब तक उस बॉर्डर पे शांति रही, क्योंकि उससे जो इन्फ्लक्स होता है, जैसे पटेल साहब ने बोला है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ईश्वर ऐसा ना करे, अगर जमाते इस्लामी ने ज़्यादा उपद्रव नहीं किए, तो वहाँ 8% हिंदू हैं। अगर उन पे आक्रमण इन्होंने शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत जाएगी भारत ऑल राइट, मैं पीके सहगल साहब, अनु पटेल जी आप जुड़े हैं, आपको मेरी आवाज जा रही है? अनु पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, पटेल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनु पटेल जी, ओके, पटेल जी तक शायद मेरी आवाज फिर नहीं पहुंच रही है। पीके सहगल साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सहगल साहब, आप मुझे बताइए कि अब हमारी सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के कितने हैं, क्योंकि अब जो भारत की मित्र हैं, जो वहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ द डे रही हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़े अपमानजनक तरीके से उन्हें अपना ही देश, अपना मुल्क और गोनो भवन जो वहाँ का प्रधानमंत्री निवास है वो छोड़कर आना पड़ा। और आपने तो देखा होगा वहाँ के वीडियो बड़े विचलित करने वाले हैं। अब भारत को क्या करना चाहिए? देखो, भारत की चिंताएं जो है खास करके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़ गई हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर जो है सबसे लंबा बॉर्डर है, सबसे सुरक्षित बॉर्डर था फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, लेकिन इस समय जो है असुरक्षित हो गया है। मैंने जैसे कहा, बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग ट्रैफिकिंग होगा, फेक करेंसी आएगी, असला आएगा, डेमोग्राफिक इन्वेजन होगी। ये तमाम चीज़ें जो है हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए काफ़ी से ज़्यादा खतरनाक है और इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। हम पहले ही चाइना के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, पाकिस्तान के साथ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। अभी बड़े पैमाने पर हमारी फोर्सेस यहाँ भी टाई डाउन हो जाएंगी। अगर कल कोई मुठभेड़ होती है पाकिस्तान चाइना के साथ में, तो ऑलमोस्ट 40% हमारी फोर्सेस जो है पाकिस्तान टाई अप कर लेगा, अदर 10 to 15% बांग्लादेश के साथ टाई अप हो जाएंगी। तो यू विल हैव वेरी लिमिटेड फोर्सेस अवेलेबल फॉर चाइना। अगर भारत एजीपी सिचुएशन पर बांग्लादेश को सर छोड़ देता है, क्या चाइनीज इन्फ्लुएंस बांग्लादेश साइड बढ़ सकता है आने वाले दिनों में? अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो हमें वो कंसर्न ध्यान में रखना चाहिए। देखो, चाइना के बड़े डीप पॉकेट्स हैं, हमको वो कंसर्न पक्का ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको याद होगा, रिसेंटली शेख हसीना 5 दिन के लिए गई थी वहाँ पर, लेकिन उनके साथ सलूक सही नहीं हुआ, तो अपनी यात्रा को रद्द करके वापस आ गई। उन्होंने किसी भी कोई एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किया जहाँ हिंदुस्तान के हित को नज़रअंदाज करना हो। तमाम कोशिशों के बावजूद शी डिड नॉट लेट डाउन इंडिया एनी वे व्हाटसएवर। अभी चाइना जो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसी साजिश कर रहा है जिससे हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर फंस गया। आप और जो हमारे हिंदू बांग्लादेश में क्या करना उनकी प्रॉपर्टी को, ताकि हमारा जो ग्रेट फ्रेंड है ये भी हमारे साथ मौजूद रहें और बांग्लादेश का कोई रणनीतिक इस्तेमाल हमारे प्रतिद्वंदी या दुश्मन मुल्क ना कर पाए। देखो, सबसे बड़ा कि हिंदुस्तान जो है, मैंने कहा कि जैसे हमने श्रीलंका में जब सबसे बड़ी आपदा आई, हिंदुस्तान ने दिल खोलकर हर प्रकार से सहायता की। वहाँ की मिलिट्री हमसे किसी प्रकार की सहायता मांगती है, चाहे इकोनॉमिक सहायता मांगती है या फूड की सहायता मांगती है या ऑयल एंड गैस की मांगती है या एनर्जी की मांगती है, हमको हर प्रकार की सहायता करनी है। एज लॉन्ग एज द बांग्लादेशी मिलिट्री रिमेन्स फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, हिंदुस्तान को उतना खतरा नहीं है जितना जिसका हम सोच कर रहे हैं। लेकिन
सिक्योरिटी वाइज बहुत बड़ी चिंता है, नॉट ओनली ऑन द बॉर्डर्स वीरेंद्र बट जी, ऑल्सो जो जुड़ हमारे चुके हैं? हिंदू बांग्लादेश में हैं, उनके हमारे टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अनूप पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हिंदुओं के ऊपर कई तरह अनूप पटेल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी बात अनूप पटेल जी, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ। सर, तो आप बताइए सुन कि पा रहा हूं। बांग्लादेश में क्या ऐसा हो गया कि जिसके चलते ऐसे हालात उत्पन्न हो गए? अनूप पटेल जी जी, बताइए सर, क्या हो गया ऐसा बांग्लादेश में कि बांग्लादेश ऐसे हालात में हुए? एक दिन पे नहीं हुआ है। जी, बांग्लादेश में जो कंजिक्यूटिव सरकार शेख हसीना की बन रही है, तो लगातार अनरेस्ट था। अनरेस्ट एम्प्लॉयमेंट को लेके था, करप्शन को लेके था और अथॉरिटेरियनिज्म को लेके था, तानाशाही को लेके था। हुआ ये कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक जो ग्रुप था, इसने जो है मूवमेंट को शुरू किया। मूवमेंट फिर इसके बाद एक्सपेंशन शुरू हो गया उसका, और उसमें से सिविल सोसाइटी, आर्मी वेटरन्स और अपोजिशन, और साथ में कहीं ना कहीं मैं ये एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं से ग्लोबल फोर्सेस पीछे हैं। जिस तरीके से ये अपराइजमेंट हुआ है, अपराइजमेंट को जिस तरीके से सपोर्ट मिला है, इसमें से हमें बहुत कंसर्न होके, बहुत कॉशियस होके इसको सोचने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा कि हम सार्क कंट्री के हम भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है, और श्रीलंका में भी जो अपराइजिंग हुई है वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुआ है। उसको लेके मुझे लगता है कि बहुत ही कंसर्न होके जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। और वहां पे आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश के जो फाउंडर रहे हैं उनकी जो है प्रतिमा को जो है तोड़ा गया है। तो पटेल जी, मैं एक बहुत चीज और ही जानना जो चाहता है, हूं कि अब अगर आप देखें तो हम आस पड़ोस हैंडल करने का श्रीलंका हो, राजनीतिक अस्थिरता, बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, म्यांमार वहाँ पर यानी बर्मा, वहाँ पर मिलिट्री रूल है, वहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता थी, चाइना तानाशाह गवर्नमेंट है, पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता का शिकार। हम चारों तरफ से जिस तरह से अस्थिर सरकारों और पड़ोसियों से घिरे हैं, क्या ये एक बड़ा कंसर्न है भारत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा कंसर्न है। और जिस तरीके से हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसपे से लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। जी। और एक हमारे लिए मैसेज भी है कि जो क्रॉनी इश्यूज हैं, अगर हम उसको सेटल आउट कर ले हमारे कंट्री में भी, तो हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऑलराइट, डॉक्टर पटेल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज जिस तरह से गोनो भवन यानी ढाका में प्रधानमंत्री निवास के वीडियोस दिखाई दिए दोपहर 3 बजे के बाद, वो बड़े हैरान करने वाले थे। और ऐसे दृश्य हमें श्रीलंका में भी दिखाई दिए थे और काबुल में भी दिखाई दिए थे। आप क्या मानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे किस तरह का संदेश गया, और भारत को क्या शरण देनी चाहिए? और इस वक्त ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना हैं, क्या जानकारी आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ? ब्रजेश जी, एक 53 साल का देश है बांग्लादेश, जिसमें कई बार तख्ता पलट हुए हैं, छोटे बड़े। और 4 साल बाद 1975 में जो वहाँ तख्ता पलट हुआ था, जिसमें आज शेख हसीना के जो वो समय पिता थे मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या की गई थी। उनकी माँ, उनके भाई, सबको मार दिया गया था। और शेख हसीना वो इस 1975 से लेकर 1981 तक दिल्ली में शरण लेकर रह चुकी हैं। वो दिल्ली के इलाकों को, गलियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। 1981 में वो अवामी लीग की जब अध्यक्ष चुनी गई थी, तब वो बांग्लादेश वापस लौटी थी। लेकिन 5 बार प्रधानमंत्री बनने में कितने पापड़ और लोकतंत्र का कितना गला घोटा गया, उसका आज एक स्वरूप बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ये एक जन विद्रोह है, ये श्रीलंका की ही तरह एकदम का विद्रोह है, जिसमें पब्लिक ने अपनी सरकार के खिलाफ, उसके अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर वो उतरी है। नौजवान उतरे हैं, यूनिवर्सिटियों से आंदोलन शुरू हुआ है, नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो समस्या थी उस पर आंदोलन चला है। और इन आंदोलनकारियों को भी
आतंकवादी कहा गया था एक इनकी पार्टी के द्वारा। आज प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 50 लाख लोग उनके आवास की ओर कूच कर गए थे। सब कुछ बेकाबू हो गया। पूरे ढाका की सड़कें आदमियों से भरी पड़ी थी, आंदोलनकारियों से। आगजनी भी हुई। बांग्लादेश का बहुत नुकसान हुआ है। बांग्लादेश एक तेजी से आर्थिक तरक्की करता हुआ मुल्क था जी। क्योंकि उस एक ज़माना ऐसा आया अभी कुछ दिन पहले जब उनका रुपया जो टका है वो भारत के रुपए से 2 पैसा आगे ऊपर चला गया था। तो आर्थिक व्यवस्था उनकी मजबूत थी। उद्योग वहाँ पर कपड़ा उद्योग खास तौर से तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक तानाशाही इच्छा प्रवृत्ति के चलते बांग्लादेश आज नष्ट होने के कगार पर है। तो एक तख्ता पलट आप इसको न कहिए, इसको आप जन विद्रोह कहिए। सेना ने यहाँ पर अपने हाथ में कमान नहीं ली है। उसने कहा हम एक अंतरिम सरकार गठन करने जा रहे हैं जिसमें सभी तरह के लोगों को, हम सभी दलों को शामिल करेंगे। मुझे इस बात की उम्मीद दिखाई देती है जो उत्कर्ष सिन्हा जी ने कहा कि ये विद्रोह बहुत जल्दी थम जाएगा और बांग्लादेश फिर पुरानी स्थिति की ओर नए जीवन क्या की शुरुआत शेख हसीना करेगा। को शरण देने की कोई बात चल रही है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मिले हैं शेख हसीना से हिंडन मिलिट्री एयरबेस पर। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि यस और नो? ब्रजेश जी, रिश्ते नाते बदले जा सकते हैं, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। शेख हसीना भारत की फेवरेट लीडर मानी जाती है पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में। भारत के लिए वो हर काम में हमेशा आती रही हैं और वो लोकप्रिय रही हैं भारत में। तो उनको स्वाभाविक तौर पर भारत की इच्छा से ही वो यहाँ पर इंटर की हैं। सबसे पहले अगरतला में उनका विमान बताया जाता है उतरा था वहाँ पे, फिर वहाँ से एरोप्लेन द्वारा वो इस समय हिंडन एयरबेस पर शाम 5 बजे से हैं। वहाँ पर भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राजनयिक लोग गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अभी वो 1 दिन 2 दिन कितने दिन यहाँ रहेंगी ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पहले भी वो शरण ले चुकी हैं, तब इंदिरा गांधी ने दिया था उनको। आज नरेंद्र मोदी सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं। हालांकि तब तो बहुत बड़ा खूनी विद्रोह हुआ था जब इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को शरण दी थी। आज तो एक जन सामान्य का विद्रोह हुआ है और कोई बहुत बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ है। एक जनता ने एक सरकार को हटाने के लिए विद्रोह किया है। ब्रजेश जी, शेख हसीना के राज में, उनके पीएम के कार्यकाल में ये माना गया कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक पतन का अनुभव किया गया और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लोग ऊब चुके थे और उसी का नतीजा है आज का ये जी वीरेंद्र जी जो घटनाक्रम है। जी 20 साल से वो प्रधानमंत्री थी, कोई मामूली बात नहीं थी। वैसे भारत शेख हसीना को शरण देगा और शरण देने में उसके लिए कोई रोक नहीं है। बांग्लादेश की सरकार ने या बांग्लादेश की वर्तमान व्यवस्था ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में शेख हसीना के रुकने पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई नाराजगी नहीं है जी। अब ये भारत की रणनीतिक क्या चीजें बनेंगी ये वो लोग तय करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो जब तक चाहें भारत में रुक सकती हैं, इस पर किसी को आपत्ति शायद नहीं होगी। जी वीरेंद्र जी, बांग्लादेश की जो हालत है, जो श्रीलंका की हालत थी उसी तरह से है। कहते हैं कि जब तवा पे रोटी रहती है और अगर उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। जी इसी तरह से सत्ता है, अगर ये नहीं पलटी जाएगी 20-20 साल तक कोई कब्जा किए रहेगा। पिछला चुनाव जो शेख हसीना ने जीता था वो बिना विपक्ष के जीता था। विपक्ष को कुचल दिया, खत्म कर दिया, जेल में डाल दिया, कोई बचा नहीं चुनाव लड़ने वाला। ऐसे लोग अगर सत्ता में आकर और चुनाव लड़कर और जीतने की बात करते हैं, आपको याद होगा कि तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उनके उपन्यास पर कितने नरसंहार हो गए। आज बांग्लादेश में उसी तरह की सूचनाएं आ रही हैं, हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ने की सूचनाएं हैं, बहुत सारी खबरें हैं। इस पर सरकार
देख रही होगी आगे कंक्लूड उसको करें क्या बीरेन जी। करना है। जी लेकिन दक्षिण एशिया में आप इसको चीन की घेराबंदी के तौर पर भी देख सकते हैं। ये चीज़ें आगे पता चलेंगी, लेकिन बहुत सारे हिटलर हुए, बहुत सारे गद्दाफी हुए, बहुत सारे सद्दाम हुए, सबका अंत एक दिन बहुत बुरा हुआ है। तो तानाशाही के लिए लोकतांत्रिक देशों में कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश के हालात पर कुछ लाइनें हैं, सुनिएगा कि बरगद सी उच्चता अचानक तुच्छ पत्र सी झड़ जाती है, और भेड़ बकरियों सी जो रहती वो जी। सत्ताओं को चढ़ जाती हैं, और जनता दिखती जड़ी भूत है मगर अचानक करती धावा, और जैसे ज्वालामुखी फूटता औचक व्यापक होता लावा। सब हिसाब जनता करती है, नहीं किसी को देती माफ़ी। खालिदा हो, हसीना हो, हिटलर हो, चाहे हो गद्दाफी। वाह बीरेन जी वाह, ज़बरदस्त, आपने बड़ा मौजूद शेर निकाला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट संतपाल राघव जी मेरे साथ मौजूद हैं। राघव साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न कैसे होने चाहिए तब जब अभी शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और एक तरह से बिना भारत सरकार की अनुमति के वो यहाँ लैंड नहीं कर सकती थी। इसका मतलब प्राइमरी कंसर्न है भारत का कि उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए या भारत में उन्हें सुरक्षित रखा जाए। क्या कोई निगोसिएशन चल रहा है इस वक्त? जी देखिए हर देश की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है और पड़ोसी देशों से के हर एक देश की जो है गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी होती है। हमारे अगर पीछे कार्यकाल में देखें 10 वर्ष के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर साहब का देखें, काफी हमें सपोर्ट मिला है बांग्लादेश। हमें ऑल्टरनेट कॉरिडोर जो है, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि चाइना के साथ है, वो बड़ा सेंसिटिव है। हमें जो पीएम साहब जो हसीना जी थी, उन्होंने जो है हमें रिवर जो है वाटर गेट जो है वो दिया, दूसरा ट्रेन चलाई, बस चलाई, फिर हमारा टेक्नोलॉजी के साथ भी हुआ, कुछ आइलैंड्स का भी ये हुआ। तो हमारे जो पीएम साहब के और उनके समय के अंदर काफी मधुर संबंध और विकास। नहीं, मैंने देखा अभी 15 दिन पहले ही वो आई थी भारत, तो एक बायलैटरल समिट भी हुई थी। हम तमाम बिंदुओं पे कंक्लूजन पे पहुंचे थे और हम सब बहुत उत्साहित थे कि हम बांग्लादेश के साथ एक बड़े ही अच्छे रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं। बट ये तो बड़ा शॉकिंग हुआ जो कुछ भी हुआ। जी, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है, उनको एक बड़ा देश हित के हिसाब से एक डिसीजन लेना पड़ता। एब्सोल्युटली राइट। तो जो हमारे बॉर्डर की स्थिति है वो कंट्रोल में है, हम लोग सक्षम है, उसमें कोई कहीं पे भी हमारे बॉर्डर पे। ऑलराइट सर, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा सर। डिबेट का दूसरा चरण है, थोड़ा सबसे मुझे बाकी अपने मेहमानों से फीडबैक लेना है। मेरे साथ उत्कर्ष सिन्हा जी मौजूद हैं। उत्कर्ष जी, अब आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हो, क्या भारत शेख हसीना को शरण देगा? वैसे प्राइमरी कंसर्न तो है कि उन्होंने भारत आने की परमिशन दी, लैंड कराया, वो भी मिलिट्री एयरबेस पे रखा हुआ है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हो और क्या शेख हसीना का ढाका से हटना उनकी सरकार का भारत के लिए के हितों को प्रभावित करता है? उत्कर्ष जी बिल्कुल। देखिए, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से हमारे जर्नल्स जो मौजूद हैं वो भी एग्री करेंगे इससे। एक तो ये कि अगर अब आप अपने नॉर्थ और ईस्ट बॉर्डर को देखिए तो डोकलम में चाइना ऑलरेडी इंटरवीन कर चुका है, म्यांमार डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। बांग्लादेश में अब जो भी कुछ हो रहा है इसमें चाइना के रोल से हम इनकार नहीं कर सकते, पहली बात। और अगर एंट्रीम गवर्नमेंट बनी या कुछ ऐसा हुआ जिसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस आ गया तो हम घिर गए इधर से। और नेपाल को भी साथ में आपको देखना होगा। हाँ, वहाँ क्योंकि नेपाल में भी हम वहाँ भी रोज हमारे हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत कामयाब नहीं हुई है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि बांग्लादेश के भीतर एक माहौल बना है। अगर हम बहुत शेख हसीना के सपोर्टर दिखेंगे तो बांग्लादेश के भीतर, मैं पिछले 7 सालों में 2 बार गया वहाँ, तो मुझे ये दिखाई दिया
कि बिग ब्रदर अप्रोच को लेकर के काफी अनरेस्ट शुरू हो गया था। अब अगर अगेंस्ट इंडिया, हाँ अगेंस्ट इंडिया, ये बहुत Don't खतरनाक act बात like a नोटिस big की brother, मैंने। हाँ बिग ब्रदर, वो बोलते हैं कि साउथ एशिया में बिग ब्रदर अप्रोच करते हैं ये। तो अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अगर आप ज्यादा झुके दिखाई दिए शेख हसीना से तो लोकल सपोर्ट आपको थोड़ा दिक्कत जो करेगी। गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी जी, उससे जो relation गवर्नमेंट ऑफ द डे प्रभावित होगी होगी। दिक्कत होगी। अब हमारा कंसर्न सिर्फ उतना ही नहीं है कि डिफेंस तो एक मेजर कंसर्न है, लेकिन आज की तारीख में करीबन 6000 बच्चे भारत के बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में यूक्रेन से किस तरह से बच्चों को करियर खराब हुआ। अब बांग्लादेश में अगर इस तरह का अनरेस्ट हुआ तो वो क्या इंपैक्ट करेगा। दूसरा, इमामी जैसी बड़ी कंपनीज का ज़्यादा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो बांग्लादेश में है, जो गाजीपुर में बांग्लादेश के। तो ऐसी कई कंपनियां भारत की हैं, भारत की कंपनियां हैं जिन्होंने बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाए थे। उनका क्या होगा? एक पॉइंट तो ये हो गया, तो इकोनॉमिक। और आखिरी बात, मैं ये थोड़ा दिक्कत हो रही है कहते हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर साउथ एशिया की हलचल को देखिए जी, तो हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। हम असेस नहीं कर पा रहे हैं। हमने नेपाल में असेस करने में कमजोरी हमारी थी, सरकार दूसरे आगे। मालदीव्स हम मिस कर गए, श्रीलंका पहली बार मिस कर गए, उसके बाद किसी तरह उसको पैचअप कर रहे हैं। और अब अगर बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ हम तो चौतरफा, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होने चौतरफा वाली है। परेशानियों में घिर रहे हैं। संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये हमारा एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने आसपास यानी पड़ोस के जो राष्ट्र हैं, मुल्क हैं, उनके साथ एक बेटर रिलेशन में जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम शेख हसीना से अपने रिश्ते निभाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का इंटरेस्ट प्रभावित हो बांग्लादेश में? देखिए ब्रजेश जी, वैसा पहली बात तो जो पड़ोसियों से संबंध की बात है, तो दो देशों के साथ सबसे बड़ा जो है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके फुटप्रिंट्स बांग्लादेश के अंदर भी हैं। वो जमात इस्लामी के थ्रू उसके फुटप्रिंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अगर पाकिस्तान से किस मुद्दे पे बात की जाए, भाई वो आतंकवाद को भारत में प्रेस करता है, उसको शेल्टर देता है, तो ये तो अटल जी के समय पॉलिसी तय हुई थी कि अगर मैं उसके बारे में नहीं, पाकिस्तान जी, बांग्लादेश। इजाजत हो तो मैं अरे एक सुन तो लाइन लीजिए। की बात सर, एक समझिए, सेकंड, आपको प्लस कर दूंगा। हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमें पता है आईएसआई किस तरह से प्ले करता है, बट एज ए बिग स्टेट, ज्यादा स्ट्रांग स्टेट, हम उसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी में कहां मिस कर रहे हैं? सर, हाँ, 20 सेकंड बिल्कुल, बचे, बहुत प्लीज। अच्छा सवाल आपने उठाया है। भाई देखिए, आप कैसे काउंटर कर सकते हैं? वहाँ फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम बीजेपी के नेता हैं, तो आप कहेंगे साहब आप तो एक पर्टिकुलर अरे नहीं, उसको आप टारगेट करने independent जो लगते हैं। भी विचार लेकिन जो रखना फैक्ट चाहते है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जमात इस्लामी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और अगर 10 सेकंड का और समय दें तो जमात इस्लामी का भी इतिहास हम बता दें, जो रजाकार जिसपे शेख हसीना जी ने रिएक्ट किया था, जिसपे बड़ा बवाल खड़ा हुआ। आपका मानना है क्या जाती हुई शेख हसीना के साथ? नहीं, देखिए निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे, एक ऐसी लीडर जो बांग्लादेश को एक स्टेबिलिटी की ओर ले गई थी, बांग्लादेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान था, पाकिस्तान से आगे इकोनॉमी ले गई थी, उनको डिसलॉज करना एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी पांडे जी, है। आप बहुत बड़ी दृष्टिकोण कॉन्स्पिरेसी में है। कोई कॉन्स्पिरेसी है? निश्चित रूप से या ये public बड़ी ताकत outrage उसके है? पीछे जी, है। वो all right. वहाँ की JP खाली पांडे, go स्टूडेंट्स का खेल नहीं है। Thank you, से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो सिन्हा साहब कह रहे थे वो रियली चिंता का कारण है कि इसमें चीन का तो रोल है। और अगर आप देखिए, जब भी कोई महाशक्ति किसी छोटे देश पे कब्जा करती तो पहले वहाँ ताना मतलब सैनिक शासन ले आती। अमेरिका के जितने भी संरक्षण वाले देश थे, डेमोक्रेसी तो खत्म आपका मानना है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस 100% है। चीन, आप अगर ध्यान दीजिए, चीन 1971 में मान्यता नहीं दिया था। पिछला चुनाव जब इन्होंने 20,000 लोगों को जेल में डाला, प्रतिपक्ष के लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया, तब सबसे पहले मान्यता रूस चीन ने दिया था। भारत के मोदी जी भी पहले देने में उत्साहित थे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो डेमोक्रेसी हद तक हर मानक पे सही, उन्होंने नहीं दिया। तो चीन का तो रोल है ही है। और बाकी वो जो मोतियों की श्रृंखला बना रहे हैं हिंद महासागर के, उसका बहुत महत्वपूर्ण अड्डा है। ऑलराइट, डॉक्टर अनूप पटेल जी मौजूद हैं। पटेल साहब, 20 सेकंड में मैं आपका रिस्पांस जानना चाहता हूं। क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इट्स ए कॉन्स्पिरेसी या वाकई में लोगों की नाराजगी? देखिए, दोनों चीजें हैं ब्रजेश। पीपुल अपराइजमेंट देश के अंदर शुरू हुआ और बहुत जेन्युइन डिमांड्स थी। जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था आर्मी वेटरन्स के उनके जो है पीढ़ियों के लिए, उसके खिलाफ जो है एक अपराइजमेंट था।
बाद में जो ये कोलैबोरेशन हुआ है, जो कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो है। जिस तरीके से ये सिविल सोसाइटी, आर्मी वेटरन्स और जो सोसाइटी के विभिन्न सेगमेंट्स के साथ जो एसोसिएशन हुआ, और मैं आपको याद दिला दूं, आप पिछले 1 महीने से अगर ट्विटर में आप ध्यान देंगे तो कई सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो बांग्लादेश के माइग्रेंट लोग हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने होल हार्टेडली इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट किया है। तो आप ये देखिए कि शेख हसीना जो पिछले जब भी सरकार सर, थैंक यू सर, समय समाप्त हो गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस पर फिर डिबेट को आगे करेंगे, आपको आमंत्रित कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।